हेलो, आवाज आ रही ना आप लोगों को? हेलो, निशांत आवाज ठीक है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, जैसा कि हमने आपको पूर्व सूचित किया था, शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम विषय के अध्ययन के लिए। शोध समस्या अभी आप लोग बहुत पिछले व्याख्यानों में समस्या 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 शोध समस्या सुनते रहे हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न भी उठता होगा कि ये शोध समस्या क्या है। आज आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके पाठ्यक्रम से यह विषय उठाया गया है। देखिए, आपका यह जो पाठ्यक्रम है, जो भविष्य में बच्चे पीएचडी करेंगे उनके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि जब पीएचडी में भी यही सारे विषयों का आपको पुनः अध्ययन करना होगा, तो आज आप अगर इस विषय को ध्यान से सुनते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी सुगमता होगी। शोध समस्या जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि हम किस विषय पे अध्ययन करें, किस विषय पे अध्ययन करें, किस विषय पे अध्ययन करें। उन्हें कोई समस्या ही समझ में नहीं आती, कोई शोध समस्या ही समझ में नहीं आती। तो यह व्याख्यान पूरी तरह से शोध समस्या है क्या, उसकी पहचान किस तरीके से की जाए, उसे ढूंढा किस तरीके से जाए, इस विषय पर केंद्रित है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग शोध समस्या के अर्थ को समझेंगे, शोध समस्या की विभिन्न परिभाषाओं को समझेंगे, शोध समस्या के स्रोतों को समझेंगे और शोध समस्या का चयन किस तरह से किया जाए, इस बात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है शोध समस्या का अर्थ। शोध समस्या है क्या? मैं एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा आपको शोध समस्या को समझाना चाहूंगा कि शोध समस्या का सामान्य अर्थ क्या है। आप लोग कहते हैं या आर्थिक समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, आजकल आर्थिक समस्या चल रही है, एक बहुत कॉमन सा शब्द है, आर्थिक समस्या चल रही है। तो जब आप आर्थिक समस्या कहते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है? उसका अभिप्राय यही तो होता है कि आपकी आर्थिक आवश्यकता आपके आर्थिक संसाधनों की अपेक्षा अधिक हो गई है, तभी आर्थिक समस्या पैदा हुई। यानी कि आपको 100 रुपए की जरूरत है और आपके पास में संसाधनों के द्वारा 70 रुपए आ रहे हैं, तो 100 में से 70 घटा आपको कितने रुपए की समस्या हुई? 30 रुपए की समस्या हुई। ठीक ना? बिल्कुल इसी तरीके से समझिए, ये जो शोध समस्या है, ये शोध समस्या भी सामान्य शब्दों में हमारे पास जो संसाधन है और जो हमारे पास जो हमारी आवश्यकता है, यानी कि हमारी आवश्यकता, कैसी आवश्यकता? जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या हमारी जिज्ञासा, ठीक है, हमारी जिज्ञासा और हमारे ज्ञान प्राप्त करने वाले संसाधन, इन दोनों के मध्य जो रिक्तता है, जो अंतर है, वो शोध समस्या है। और अगर पारिभाषिक शब्दों में कहें तो शोध समस्या वह प्रश्न है, वह ज्ञान की रिक्तता है जिसका किसी भी पूर्व ज्ञान से उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सक रहा है। यानी कि अभी तक हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यानी P इज इक्वल टू N माइनस आर। P मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस चीज के बराबर है? रिसर्च प्रॉब्लम किस चीज के बराबर है? हमारी नीड, यानी कि जो आवश्यकता है हमें ज्ञान की, माइनस रिसोर्स, यानी कि आवश्यकता और संसाधनों के मध्य आई रिक्तता। ज्ञान की आवश्यकता और ज्ञान प्राप्त करने वाले संसाधनों के मध्य आई रिक्तता को ही हमने शोध समस्या कहा है। यानी कि शोध समस्या की विभिन्न अगर हम परिभाषाएं देखें तो टाउनसेट महोदय ने कहा, समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। समस्या क्या है? एक प्रश्न है जो हमारे मनोमस्तिष्क में कौंधता है, जिसका हमें समाधान चाहिए, जिसका हम समाधान चाहते हैं।
कर्लिंगर के अनुसार समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें दो चल राशियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी कि हम दो चरों के बीच में संबंध ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं समस्या के माध्यम से, कि समस्या यह बता रही है कि इन दो चरों के बीच में क्या संबंध है। मैकग्वीन कहते हैं कि समस्या समाधान योग्य है। क्या है? समाधान योग्य है और एक प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं का प्रयोग करके दिया जा सकता है। यानी कि मैकग्वीन के अनुसार समस्या एक समाधान योग्य प्रश्न है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के प्रयोग के साथ उत्तर दिया जा सकता है। यानी कि जो समस्या आप सोच रहे हैं उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान मुमकिन है। अब समस्या को इस तरीके से समझिए कि मैकग्वीन ही आगे बताते हैं कि जब समस्या उत्पन्न होगी या शोध समस्या को हम जब ढूंढेंगे तो किस तरीके से ढूंढेंगे। शोध समस्या को हम ढूंढेंगे जब हमारे ज्ञान में रिक्तता होगी, जब हमारा ज्ञान जो हमारा ज्ञान है और जो हमारी आवश्यकता है उसमें रिक्तता पाई जाएगी, उस समय हमारी शोध समस्या उत्पन्न होगी। जब विरोधी परिणाम होंगे तब शोध समस्या उत्पन्न होगी। जब कहीं कुछ अस्पष्ट होगा, जिसका पूर्ण विवेचन उपलब्ध नहीं होगा, उस समय शोध समस्या उपलब्ध होगी। यानी कि जब आप शोध समस्या को ढूंढ रहे हैं तो उसके ढूंढने के तीन पड़ाव आ रहे हैं या तीन स्रोत आ रहे हैं या तीन जगहों से वो मिल सकती है। पहली वो जगह है कि आप ऐसी जगहों पे उन समस्याओं को ढूंढें जहां पे ज्ञान में रिक्तता हो। अब इस ज्ञान की रिक्तता को समझ लीजिए, जैसे कि किसी चीज के बारे में आपको पूर्व ज्ञान ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप आजकल ले सकते हैं कोरोना, ठीक है, एक खतरनाक संक्रामक बीमारी जिसके बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। तो ये पूर्ण जानकारी ना होना क्या है? गैप इन अवर नॉलेज, हमारे ज्ञान में एक रिक्तता है, ठीक है। और क्या है? शोधकर्ता के लिए उपयोगी है, व्यवहारिक है, ठीक है। तो ये क्या हुई? इस तरीके की ज्ञान की रिक्तता, यानी कि हमारा जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो आंसर अभी तक इस प्रश्न का नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये इस ज्ञान की रिक्तता को समझिए कि हमारे संसाधन, हमारी इस समय आवश्यकता क्या है कि कोरोना के लिए हम वैक्सीन बनाएं। हमारी आवश्यकता यही है ना। हमारे पास संसाधन क्या है कि हम अपने संसाधन, हम अपने प्रीवियस नॉलेज, हम अपने रिसर्चेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी दोनों के बीच में अंतराल है। ये जो अंतराल है यही शोध समस्या है, इसी का हमें समाधान करना है। तो जो पहला पॉइंट हुआ ज्ञान की रिक्तता वाला, ज्ञान की रिक्तता वाले को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोरोना से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरी चीज को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? विरोधी परिणाम हो। विरोधी परिणाम का मतलब है जैसे कि आप किसी थ्योरी में, जो निष्कर्ष आपको किसी थ्योरी में मिल रहे हैं और आप उसका परीक्षण अगर करें या आप स्वयं उसका अध्ययन कर रहे हो या आप स्वयं उसको देख रहे हो, तो आपको यह पता लग रहा हो कि इस थ्योरी के अनुसार तो ये चीज नहीं घटित हो रही है, ये घटना इस सिद्धांत के अनुसार नहीं घटित हुआ है। तो ऐसे क्या कारण है जो ये घटना इस सिद्धांत के आधार पे घटित नहीं हो रहा है, अर्थात हमें विरोधाभासी परिणाम मिल रहे हैं। यहां से समस्या का जन्म हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रवास की मात्रा घटती जाती है, ठीक है, एक नियम है प्रवास का। लेकिन आपने देखा कि आपके प्रदेश में या आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का वॉल्यूम की मात्रा ज्यादा है। आपने सोचा कि सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रवास की मात्रा घटेगी, परंतु यहां पे दूरी बढ़ी है और प्रवास की मात्रा भी बढ़ी है। तो ये कैसे? तो ये क्या हुए? विरोधाभासी परिणाम हुए। इन विरोधाभासी परिणामों ने समस्या को जन्म दिया। उस समस्या ने आपको इस विषय पे शोध करने को प्रेरित किया, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हुआ। एक तीसरा पॉइंट, कभी कभी जब हम कुछ अनुसंधान करते हैं तो कुछ पहलुओं को हम विवेचना नहीं करते हैं, उन्हें प्रायः अविवेचित छोड़ दिया जाता है। तो वो अविवेचित पहलू कालांतर में जब समय बीत जाता है तो पुनः विवेचना की प्रवाह धारा में सम्मिलित होते हैं। यानी कि हम उनकी फिर से विवेचना करना चाहते हैं कि उनको उपेक्षित क्यों छोड़ा गया।
बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन्हें उस समय उनकी विवेचना नहीं की गई है। अब आप देखिए कि आपकी समस्या के 3 प्रमुख आधार बताए गए। पहला मैंने आधार बताया ज्ञान की रिक्तता, दूसरा मैंने आधार बताया आप लोगों को विरोधाभासी परिणाम, और तीसरा मैंने आपको बताया कि ऐसे पक्ष जो कि जिनकी पूर्ण विवेचना प्रस्तुत ना की गई हो, या तथ्यों की ऐसे तथ्य जिनकी पूर्ण व्याख्या ना हुई हो। अब इसके बाद में हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमारी जो समस्या है उस समस्या में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारी समस्या को एक अच्छी समस्या या एक गुणवत्ता युक्त समस्या समझा जाए। सबसे पहली चीज यह है कि जो समस्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि आप उस समस्या को स्पष्ट रूप से उसकी अनुभूति कर रहे हो, वो समस्या सुस्पष्ट हो। ऐसी किसी भी तरह के जैसे कि शंका या असंदिग्ध या अस्पष्टता उस शोध समस्या के बीच में ना हो। शोध समस्या का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके मनोमस्तिष्क में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और जो शोध समस्या आप निर्धारित कर रहे हो वो समाधान योग्य होनी चाहिए। शोध समस्या का अभिप्राय यह नहीं है कि आप किसी ऐसी समस्या का चयन करें जिसका समाधान ही संभव ना हो। जैसे कि क्या पुनर्जन्म होता है, मरने के बाद क्या होता है, इस तरह के विषय जिनका समाधान संभव नहीं है या समाधान योग्य नहीं मानी जाती का हम चयन नहीं करते हैं। शोध समस्या के चयन के समय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो शोध समस्या है वो आपकी रुचि और अभिरुचि दोनों के अनुरूप हो। अभिप्राय ये है, बहुत सारे अभी आप भूगोल के बहुत सारे पेपर पढ़ेंगे, बहुत सारी शाखाएं पढ़ेंगे। भूगोल में रुचि होना एक अलग बात है और भूगोल की किसी शाखा में रुचि होना एक अलग बात है, और किसी शाखा के किसी विषय पे रुचि होना एक अलग बात है। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। जब आप शोध की ओर उन्मुख होते हैं तो आप स्पेशलाइजेशन की ओर जाते हैं, आप फोकस होते हैं एक केंद्र पे, यानी कि अब भूगोल विषय में से आपको किसी एक शाखा का चयन करना है और किसी एक शाखा के किसी एक विषय पे चयन करना है जो कि आपके रुचि के अनुरूप हो, जो कि आपकी क्षमताओं के अनुरूप हो, जो कि आप जिस पर आप सफलतापूर्वक शोध कर पाए एक निश्चित समय में, एक निश्चित संसाधन में। मैं संसाधनों पे बहुत जोर देता हूं क्योंकि आपके पास संसाधन जो हैं वो सीमित मात्रा में है, जो समय है वो भी सीमित मात्रा में है। ना आपके पास समय असीमित है, ना आपके पास संसाधन असीमित है। सीमित मात्रा, सीमित समय और सीमित संसाधन में आपको अपना शोध कार्य पूर्ण करना है, और उसके बाद जो आपने अन्य विषय सोच रखे हैं उसके बाद के शोध के लिए आप पीएचडी के बाद खुद ब खुद लायक रहेंगे करने के। भविष्य में उनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल के लिए तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको आपकी शोध समस्या इतनी सुस्पष्ट, इतनी केंद्रित होनी चाहिए कि आप उसको सीमित संसाधन और सीमित समय में उसके समस्त उद्देश्यों को पूर्ण कर पाए। आपकी जो समस्या होनी चाहिए वो अनुभाविक होनी चाहिए। समाधान योग्य का मतलब सिर्फ समाधान योग्य नहीं है, परीक्षण योग्य भी है। आपने उस समस्या की अनुभूति करी हो। समस्या की अनुभूति कभी भी हो सकती है। आप
बरसात हुई, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, घर की ओर जा रहे हैं, आपने देखा कि सड़कों पे घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। आपकी इस समस्या की ओर ध्यान गया कि यहां पे ड्रेनेज की दिक्कत है, तो आपने आरा के लिए कि इस ओर कार्य करना शुरू किया। आपने जाम को देखा तो आपको लगा आपको ट्रैफिक पे काम करना चाहिए। आपने बिखरे हुए कूड़े को देखा तो आपको लगा कि आपको सॉलिड वेस्ट पे काम करना चाहिए। आपने फ्लड को देखा, बाढ़ को देखा, आपको लगा आपको बाढ़ पे काम करना चाहिए। इस तरीके के विभिन्न विषय आपके सामने आते हैं, लेकिन उनमें से आप किसी एक विषय का चयन करते हैं। उस अभी विषय के चयन पे मैं आ रहा हूं, तब उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यह है कि जो समस्या होनी चाहिए उसका जो स्वरूप होना चाहिए वो सीमांकित होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी समस्या को सीमांकित कर लेना चाहिए कि हम अपनी इस समस्या के इन्हीं इन्हीं पहलुओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्ण अध्ययन आप सीमित संसाधन और सीमित समय में नहीं प्रस्तुत कर सकते, इसलिए आपको अपनी समस्या को परिभाषित कर लेना चाहिए कि आपकी समस्या के अंतर्गत यही यही विषय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य विषय का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। और आपकी जो समस्या होनी चाहिए वो कैसी हो, उसका रूप कैसा होना चाहिए, मात्रात्मक होना चाहिए, यानी कि आप अपनी समस्या को माप सकें, आप अपनी समस्या का मात्रात्मक अध्ययन कर सकें, आप अपनी समस्या से रिलेटेड परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकें, आप अपनी समस्या से रिलेटेड बनी हुई परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सकें। इस तरह से आपको अपने शोध समस्या के एक को कसौटी पे परखना चाहिए कि अगर हमारी शोध समस्या अच्छी है, गुणवत्ता युक्त है, तो क्या इसमें जो मैंने अभी बताई वो विशेषताएं पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। इसके बाद शोध समस्या के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। शोध समस्या हमें कहां से मिलेगी? शोध समस्या जो विशिष्ट प्रकार के अध्ययन किए जा चुके हैं उनसे मिलेगी। शोध समस्या जो मुख्य रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ज्ञान की रिक्तता से मिलेगी, विरोधाभासी परिणामों से मिलेगी, और किससे मिलेगी? जो टर्म्स अनएक्सप्लेन्ड रह गए हैं, जो इन तथ्यों की व्याख्या नहीं हुई है, उनसे मिलेगी। इन सब के लिए आपको जो इससे पहले साहित्य लिखा जा चुका है, साहित्य जब मैं कहता हूं तो उसका यह मतलब होता है कि जो शोध कार्य पहले इस क्षेत्र में किया जा चुका है, उस शोध कार्य का बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम शोध समस्या का चयन करेंगे तो शोध समस्या से पहले के चयन के हम लोग किन किन चरणों को, या समस्या के चयन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम शोध समस्या के चयन के लिए अपनी भूगोल विषय की किसी एक शाखा का चयन करेंगे जिसके अंतर्गत हमारी रुचि हो। फिर उस शाखा के उस विषय की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हमारी रुचि हो। ये दो बातें हो गई, रुचि से संबंधित, इंटरेस्ट से संबंधित। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न हो सकती है। अब मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, वो दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले भूगोल की उस शाखा का चयन करेंगे जिसमें आपकी अभिरुचि हो। तत्पश्चात उस शाखा के एक विषय का चयन करेंगे जिसमें आपकी अभिरुचि हो। तत्पश्चात आप अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगे। रुचि और अभिरुचि। देखो, रुचि तो आपको ग्लेशियर के अध्ययन में भी हो सकती है, रुचि तो आपको इसमें भी हो सकती है कि आप समुद्र के तल का अध्ययन करें। एक लेकिन होती है अभिरुचि। अभिरुचि में आपकी क्षमता शामिल होती है। तो क्या आप में वो क्षमता है? क्षमता के व्यापक अर्थ हैं। क्षमता का अर्थ केवल अपनी बौद्धिक क्षमता से मत ले लीजिएगा, ठीक है? क्या आप में वो क्षमता है कि आप ग्लेशियर का अध्ययन कर पाए? क्या आप में वो क्षमता है कि आप समुद्र तल का अध्ययन कर पाए? क्या आपके पास वो संसाधन
हैं जो आपको ग्लेशियर के संबंध में चाहिए या आपको समुद्र तल के अध्ययन के संबंध में चाहिए? अब एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा समझिए। नदी में प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, सुनने में ये एक बहुत समस्या सामान्य सी लगती है जिसका कि भूगोल में अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जब हम गुणवत्ता युक्त शोध की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस गुणवत्ता युक्त शोध में यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययनकर्ता जो भी शोध करता है उसको कम से कम इंटरमीडिएट तक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से आती हो। अगर उसे केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो इस समस्या पर वो शोध गुणवत्ता युक्त नहीं कर पाएगा। इसे कहा गया अभिरुचि। रुचि हो सकती है, रुचि सबकी होती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन जब आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं या उसको संपादित करने के लिए जाते हैं तो वहां रुचि के साथ साथ आपकी अभिरुचि भी क्रियाशील होती है। तो इस चीज को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि क्या वह शोध, जिस शोध समस्या का आप चयन करने जा रहे हैं उसमें आपकी रुचि है और उसकी आप में अभिरुचि है। इसके बाद में जिस विषय में आपकी रुचि और अभिरुचि हो उससे संबंधित जितना भी शोध कार्य हो चुका हो, जितना भी शोध कार्य उपलब्ध हो, पुरातन से पुरातन और नवीन से नवीन, उन सब को आपको पढ़ना होता है कि इस विषय पे क्या क्या कार्य हो चुका है। ये काम करने का मैं सोच रहा हूं, क्या इस विषय पे पहले काम हो तो नहीं चुका है? अगर हुआ है तो उसके किस पक्ष पे काम हुआ है और किस पक्ष पे काम नहीं हुआ है, किस पक्ष पे किस स्टडी एरिया पे काम हुआ है, किन दशाओं में काम हुआ है, इत्यादि इत्यादि। जब आप इस तरीके का प्रथम सर्वेक्षण करते हैं तो आप मानसिक रूप से उस मानसिक तैयारी करते हैं कि जिससे आपको उस शोध समस्या की गहनता का पता चलता है कि आप जिस शोध समस्या पे काम करने जा रहे हैं वो कितनी गहन है, वो कितनी डीप है, उसके लिए क्या क्या आपको करना होगा और आप किन किन आप जो पक्ष सोच रहे हैं उन पक्षों पे काम हुआ है कि नहीं। अब इसके बाद में जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है, यानी कि जो उसमें पहले से काम कर चुका होता है या कर रहा होता है, अब आप उसके साथ एक सार्थक चर्चा करते हैं, आप उसके पास जाते हैं, आप ये बताते हैं कि आपने इस विषय पे शोध कार्य करने का आपने मन बनाया है या करने का आप अपना प्रस्ताव उसके सामने रखते हैं, तब वो आपको बताना शुरू करता है कि इस शोध कार्य में ये तुम सोच रहे हो, ये हो चुका है, इसमें इस चीज पे काम नहीं हुआ है, इस चीज को ऐड कर लो, इसको इस तरीके से कर लो। तो ये जो चर्चा होती है, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा के बाद में आपको एक दिशा मिलती है, आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और पुनः लाइव पहुंच करके पुनः आप पढ़ना शुरू करते हैं उस दिशा में। अब आप फोकस हो करके उसी पक्ष को ढूंढ रहे हैं जिस पक्ष की ओर आपको दिशा निर्देशित किया गया है। अब आपने उस विषय पे सोच करके उस विषय का विषय वस्तु का वैज्ञानिक निरीक्षण करके फिर से पूर्व साहित्य का विवेचन करके अपनी समस्या को, यानी कि जिस पर आपको अध्ययन करना है, एक सीमांकित रूप में पा लिया है कि अब आपकी जो समस्या है वो सुसंगत है, अब आपकी जो समस्या है उसका स्वरूप सीमांकित है, अब आपकी जो समस्या है उसका स्वरूप मात्रात्मक है, अब आपकी जो समस्या है उसमें परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है, अब आपकी जो समस्या है वो परीक्षण योग्य है, यानी कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है उनका टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने अपनी समस्याओं को ढूंढने के लिए, आपने अपने शोध समस्या के चयन के लिए सबसे पहले क्या किया है, संबंधित साहित्य का अध्ययन किया है, फिर विषय विशेषज्ञ के पास में गए हैं, फिर आप आए हैं, फिर आपने वर्तमान शोधों का वैज्ञानिक निरीक्षण किया है, फिर
फिर आपने दोबारा से विभिन्न प्रकार के जो और जो शोध कार्य हैं उनका निरीक्षण किया है, और तत्पश्चात आपने पुनः एक गहन निरीक्षण किया है विभिन्न शोध पत्रों का, विभिन्न शोध कार्यों का, उसकी आपने प्रस्तावना को पढ़ा, उसके आपने उपसंहार को पढ़ा कि किस शोध कार्य में इस विषय पे काम किया गया और किन पहलुओं को छोड़ दिया गया। तो आपको ये पता लगा अंततोगत्वा कि अब हम एक ऐसी समस्या का निर्माण कर सकते हैं जो कि एक सुस्पष्ट प्रश्न रूप में हो, यानी कि एक सुस्पष्ट ऐसा प्रश्न हो जो कि समाधान योग्य हो। हमारी समस्या अब ऐसी हो कि जो आनुभाविक हो, हमारी समस्या के लिए एक अनुकूल क्रिया पद्धति और विधि तंत्र भी उपलब्ध है। यानी कि अब हमारी समस्या ऐसी है कि इस समस्या का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। हमारी समस्या इस प्रकार की नहीं है जैसे कि पुनर्जन्म पर आधारित संकल्पनाएं होती हैं। हमारी समस्या वैज्ञानिक है, उसके लिए एक अनुकूल क्रिया पद्धति उपलब्ध है, एक विधि तंत्र उपलब्ध है, उस पे बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। इसलिए हमारा भी शोध कार्य उसी मेथोडोलॉजी पे या उसी क्रिया पद्धति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सकता है। जो हमारी शोध समस्या है, अब इसका स्वरूप सीमांकित हो गया है। जो हमारी शोध समस्या है ये मात्रात्मक रूप में आ गई है। हम अपनी शोध समस्याओं के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, हम अपनी शोध समस्याओं की परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शोध समस्या है वो मात्रात्मक है। इसी को कहते हैं शोध समस्या का चयन, शोध समस्या का अर्थ और शोध समस्या के चयन का जो संपूर्ण प्रोसेस है, जो संपूर्ण कार्य प्रणाली है, जिसे कि मैंने आपके सामने इतने बृहद स्तर पर रखा, यही है शोध समस्या। ठीक है, मैं आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों को जहां कहीं पे भी आपको संदेह हो या कोई प्रश्न हो, आपको प्रश्न पूछने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। अमृता कुमारी, अंकित कुमार, अंकिता कुमारी, विनीता शर्मा, सीबी, हरिकांत, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, मधु पांडे, मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, नीतीश सिंह, पूजा कुमारी, पूनम, रामानुज, रोशन, सरदार जयदीप सिंह, शौकत अली, स्वीटी कुमारी। ठीक है, हम आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम एक नवीन विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे।